हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु कालीन लिपि की। सिंधु सभ्यता से जो हमें अभिलेख मिले हैं, अधिकांश अभिलेख हमें मोहरों पर मिले हैं। मोहर, चूंकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी ज़्यादा थे, तो अपना माल एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाते थे तो उसको सील करने के लिए अपनी अपनी मोहरों का इस्तेमाल करते थे। जो मोहरें हमें सिंधु सभ्यता से मिली हैं, अभी हम उस पर विस्तार से बात करने वाले हैं, तो उन पर अभिलेख खुदे होते थे। एक तरफ उनके कुंडी लगी होती थी टांगने के लिए और दूसरी तरफ अभिलेख। अधिकांशतः सेलखड़ी के पत्थर से निर्मित ये मोहरे हैं जिन पर अभिलेख खुदे हुए हैं। तो कुछ मिट्टी वगैरह, चिकनी मिट्टी वगैरह वो लगा के थैले में बंद करके ऊपर अपनी मोहर लगा के जो है पैक करके, जो जैसे आधुनिक समय में हम पार्सल भेजते हैं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था रही होगी। तो मोहरें हमें मिली हैं और बहुत सारी मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं, उन पर छोटे बड़े लेख खुदे हुए हैं। सबसे बड़ा जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है वो धोलावीरा के स्टेडियम से हमें एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। वो सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का अभिलेख है। तो सिंधु लिपि की हम बात कर रहे हैं। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से लिखे जाने के हमें इसके, तो अधिकांश विद्वानों का मानना है भी दाएं से बाएं, जिस प्रकार से उर्दू लिखते हैं उस तरह से लिखी गई है। कुछ विद्वानों का मानना है भी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरह से ये लिपि लिखी हुई है। अभी तक हमें इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है भी हमें दोहरी लिपि में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। इस बात को आप यूं समझ सकते हो भी सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा बहुत सारे विद्वानों ने किया है, समय समय पर किया है। वर्तमान समय में अभी भी बिहार से कुछ विद्वानों ने सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा प्रस्तुत किया है, लेकिन अनेक दावे प्रस्तुत हो जाने के बाद भी हम उनमें से किसी भी दावे को 100% सत्य नहीं मान सकते। इसकी वजह केवल एक है भी हमें दोहरी लिपि के अंदर कोई भी अभिलेख खुदा हुआ नहीं मिला है। अशोक के अभिलेख जब हमें प्राप्त हुए थे तो उन पर ब्रह्मी लिपि थी। ब्रह्मी लिपि के जो उसके अभिलेख थे उसको पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। जो प्रिंसिप ने सबसे पहले उनके अभिलेखों को पढ़ा तो पढ़ने में जो उनको सफलता प्राप्त हुई उसकी वजह थी भी इंडो ग्रीक शासकों के हमें दोहरी लिपि वाले अभिलेख मिले। दोहरी लिपि के अभिलेख इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर खुदे हुए थे। तो उनमें दो लिपियां थी, एक ब्रह्मी लिपि और एक ग्रीक जो यूनानी लिपि उनकी है, अरमाइक की लिपि जिसको कह देते हैं। तो दोहरी लिपि में अभिलेख थे। अब चूंकि वर्तमान समय में 19वीं शताब्दी में उनको पढ़ा गया है अभिलेखों को, तो तब भी जो प्राचीन यूनानी लिपि है उसको विद्वान पढ़ने में सक्षम थे। तो उससे तुलना करके ब्रह्मी लिपि की, तो पूरी ब्रह्मी लिपि का शब्दकोश तैयार कर लिया गया और हम बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से उस लिपि को पढ़ पाए। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, इसके जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वहां कोई भी दोहरी लिपि वाला अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे हम बात करें भी, मान लो जैसे ये मैंने लिख दिया है दिस इज बैड, और ये नीचे ये सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब ये अभिलेख मान लो हमें प्राप्त हुआ है। ये जो वर्तमान समय की लिपि है या प्राचीन लिपि है, इसको हम पढ़ पाते हैं। हमें पता है भी ये लिखा है दिस इज बैट, यह एक बल्ला है। तो इसके नीचे 4 अक्षरों के अंदर ये कोई प्राचीन लिपि का लिखा हुआ है। तो हम इसको तुलना करके, जैसे रीजनिंग के अंदर हम कूटवाचन करते हैं, तो सेम उसी प्रकार हम पढ़ पाएंगे और हम प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं भी इन शब्दों का अर्थ भी यही है। लेकिन मान लीजिए भी अगर हमें केवल यही लिपि मिली है, अब कोई विद्वान कह रहा है भी इसका मतलब है भी यह एक बल्ला है, दूसरा कह रहा है नहीं इसका मतलब है यह एक बिल्ली है, तीसरा कह रहा है भी इसका मतलब है भी सूर्य उग रहा है। तो कुछ भी किसी के पक्ष में भी कोई प्रूफ नहीं है, हम कैसे मान लें भी इसका क्या अर्थ है।
और जो अर्थ बता रहे हैं विद्वान वो ही अर्थ है। तो इस तरह से दोहरी लिपि युक्त जब तक हमें कोई अभिलेख नहीं मिल सकता तब तक सिंधु लिपि को पढ़ने के जो दावे हो रहे हैं उनमें से किसी को भी हम पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं मान सकते। ये एक वजह है। फिर भी हमें बहुत सारे अभिलेख सिंधु सभ्यता से मिले हैं, बहुत सारी मोहरें हमें मिली हैं सैकड़ों की संख्या में, सबके ऊपर जो है लेख खुदे हुए हैं। सीलखड़ी पत्थर की बनी अधिकांशतः ये मोहरें हैं, इन पर अभिलेख खुदे हुए हैं। भावचित्रात्मक लिपि हमने बात की, अधिकांश दाएं से बाएं जो है लिखी गई है। एक बात केवल इससे स्पष्ट होती है भी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, वो पढ़ना लिखना दोनों जानते थे, उनकी अपनी खुद की लिपि थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आने वाले समय में हमें कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त हो जाता है कहीं से जिसके ऊपर सिंधु लिपि के साथ कोई अन्य दूसरी लिपि खुदी हो, तो निश्चित रूप से हम इस लिपि को अगर पढ़ पाएंगे तो इस सभ्यता के बारे में जो चीजों की जानकारियां आज हमें नहीं है और विस्तार से हमें इसके बारे में पता चल पाएगा भी उन मोहरों के ऊपर जो हमें इतने लेख मिले हैं सैकड़ों की संख्या में, तो असल में उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उन चीजों का क्या मतलब है। अभी तक हमारे पास जो भी जानकारी है इस सभ्यता के बारे में वो केवल पुरावशेषों पर आधारित है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कला। सिंधु सभ्यता की कला। कला के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम ये मोहर निर्माण कला की ही बात कर लेते हैं। मोहर निर्माण कला। मोहरों को बनाने की जो कला है सिंधु सभ्यता से हमें अधिकांशतः चौकोर मोहरें मिली हैं, अलग अलग साइज की, छोटी बड़ी, छोटी से छोटी जो है बटन के आकार की हमें मोहर मिली है, बड़ी मोहरें भी मिली हैं। अधिकांशतः जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई हैं। इसके अलावा हमें तांबे की मोहरें भी मिली हैं, मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की मोहरें भी हमें मिली हैं। तो मोहर निर्माण की जो कला है ये वहाँ की एक मुख्य कला थी और मोहरों से हमें बहुत सारी बातों पर प्रकाश पड़ा है। एक तो जो लिपि की हमने अभी बात की, जो सिंधु सभ्यता के जो अभिलेख हमें मिले हैं अधिकांशतः मोहरों पर खुदे हुए हैं। दूसरा, मोहरों पर अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, उन चिन्हों से जो धार्मिक विश्वास है सिंधु सभ्यता के लोगों का वो सब हमें समझने में मोहरों से बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। जैसे मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक योगी की मूर्ति है जो योग मुद्रा के अंदर बैठा है, तो उससे बिल्कुल एक बात क्लियर हो सकती है भी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो वो तप पर, ध्यान पर, इन चीज़ों पर भी जोर देते थे और योग के बारे में भी उनकी जानकारी थी। इसके अलावा अनेक मोहरों पर हमें पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी की उपासना वाले साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग जो है हमें पूरा हम कह सकते हैं भी सिंधु सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक विश्वास है उसके ऊपर प्रकाश डालने में जो मोहरें हैं इनका एक बड़ा रोल है। तो मोहर निर्माण जो कला है ये उन्नत अवस्था में थी सिंधु सभ्यता के अंदर। दूसरे नंबर पर हम कला के अंदर ले सकते हैं संगीत, नृत्य, जो ललित कला है। ललित कलाओं के अंदर भी सिंधु सभ्यता के लोगों की रुचि थी। हमें एक नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति भी हमें मिली है, मिट्टी की भी मिली है, तांबे की मूर्ति मिली है। इसके अलावा जो है हमें एक ढोलक की आकृति मिली है। तो इनसे ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है भी सिंधु सभ्यता के जो लोग, अब नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है तो इससे बिल्कुल एक बात स्पष्ट हो जाती है भी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे तो नाचना उनका जो है उनका शौक था और इसके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी थी, इन चीजों का क्रेज था, तो ही निश्चित रूप से नृत्यरत नारी की जो मूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो ढोलक की और अन्य वाद्य यंत्रों की आकृतियां जो हमें मोहरों पर या मर्द भांड के टुकड़ों के ऊपर मिली हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस टाइम सिंधु सभ्यता के लोगों को संगीत के बारे में भी जानकारी थी, संगीत का वो शौक रखते थे। तो उन्होंने वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार कर लिया था, तो निश्चित रूप से वाद्य यंत्रों का आविष्कार कर लिया है तो गीत संगीत के बारे में उनको रुचि थी और नृत्य का भी उनको शौक था। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं चित्रकला। तो सिंधु सभ्यता से हमें
अनेक मर्द भांडों के ऊपर हमें चित्र उकेरे हुए मिले हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र मिले हैं। मोहरों के ऊपर जो चित्रांकन है खोद के बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों से जो उन्नत चित्रकला के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों की हमें स्पष्ट पता चलता है। चित्रकला का भी उनको शौक था, तो इस कला से भी वो परिचित थे। तो ललित कलाएं जो हैं, चाहे संगीत है, चाहे नृत्य है और चाहे चित्रकला है, इन सब कलाओं में पारंगत थे सिंधु सभ्यता के लोग। इसके अलावा हम बात करें कला के अंदर आभूषण निर्माण, देखो ये एक उद्योग भी है और एक कला भी है। तो सिंधु सभ्यता से हमें सोने के, चांदी के आभूषण मिले हैं, अलग अलग कीमती पत्थरों के मिले हुए आभूषण मिले हैं। बहुत सारे आभूषण हमें जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाती है बात। भी आभूषण निर्माण का जो उद्योग हम कह सकते हैं, या जो ये शिल्प है, ये बिल्कुल उन्नत अवस्था में था। सोने चांदी के कीमती पत्थरों को उनके अंदर जड़ के सुंदर आभूषण बनाने की कला से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। इसके बाद हम बात करेंगे मनके बनाने का उद्योग। देखो मनके बनाने का जो उद्योग है वो हमें चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध पाकिस्तान के अंदर। चनहुदड़ो से हमें जो है मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग जैसे कीमती पत्थर हैं उनके भी मनके बनाए जाते थे, पक्की मिट्टी के भी बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे, इसके अलावा तांबे के बनाए जाते थे। तो मनके बनाने का उद्योग हमें चोंदड़ों से मिला है। तो माला वगैरह आदि के लिए मनके वो लोग बनाते थे। इसके अलावा गुड़िया बनाने का उद्योग हमें मिला है। मूर्ति कला, नेक्स्ट हम बात करें तो बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली हैं। तांबे की हमें मूर्ति मिली है, पक्की मिट्टी की मूर्ति मिली है, सेलखड़ी पत्थर की भी हमें मूर्तियां मिली हैं। अधिकांश हमें पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं। दो बातें एक साथ स्पष्ट हो जाती हैं इससे। एक तो ये भी मातृ देवी की वो लोग उपासना करते थे, धार्मिक विश्वास के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ समाजशास्त्र की बात करें तो हमें मातृ सत्तात्मक परिवार होने के बारे में भी पुष्टि इस बात से होती है। और तीसरे नंबर पर उन्नत जो शिल्प है उनका मूर्तिकला का, उसके भी संकेत हमें इस चीज से मिलते हैं। तो मूर्तिकला के अंदर वो लोग पारंगत थे। हमें चाहे वो योगी की मूर्ति हो या नारी की मूर्ति हो, पुरुष की मूर्ति हो, अलग अलग मूर्तियां जो हमें हैं सिंधु सभ्यता से मिली हैं। तो ये जो शिल्प है ये भी उस समय उन्नत अवस्था के अंदर था। तो कला के अंदर हम बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर विस्तार से, एक बड़ा क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है भी सिंधु कालीन कला पर प्रकाश डालिए, तो हम 200 से भी ज्यादा शब्दों में इसको बता सकते हैं। संगीत और नृत्य, चित्रकला, आभूषण निर्माण कला, मनके, देखो ये उद्योग भी है और कला भी है। गुड़िया निर्माण की बात, इसके अलावा मूर्ति कला, इसके भी हमें जो है पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अन्य शिल्प में निर्माण करें तो बर्तन निर्माण की जो कला है निसंदेह रूप से बहुत ज्यादा उन्नत थी। बहुत सारे छोटे बड़े मर्द भांड हमें मिले हैं, बड़े ही बारीक कीमती बर्तन हमें मिट्टी के फाइन्स जिनको हम कह देते हैं वो भी हमें मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से मिले हैं। उनका जो है उपयोग वो इत्र आदि कीमती वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता था। रेत को घिस के और यूं कुछ चिपचिपा उसके अंदर मिक्स करके मैटर, और बिल्कुल पतले और बड़े सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। जैसे आजकल हम हमारे चीनी मिट्टी के कप वगैरह होते हैं जहाँ फूलदान वगैरह हम बनाते हैं, वैसे बड़े छोटे और बहुत ही सुंदर कलात्मक हमें जो है निर्माण मिले हैं, जो उन्नत बर्तन निर्माण कला है उसके तरफ संकेत करते हैं। तो ये सब है मोटी मोटी जो बात हमने की है सिंधु सभ्यता कालीन कला की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके विज्ञान की। तो विज्ञान की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वहां से हमें सबसे पहले विज्ञान के अंदर चिकित्सा की बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान की निश्चित रूप से उनको जानकारी थी। बहुत सारी ऐसी चीजों के हमें साक्ष्य मिलते हैं इन सभ्यता के स्थलों से, जिससे स्पष्ट होता है भी चिकित्सा विज्ञान के अंदर भी इन्होंने काफी तरक्की की थी सभ्यता के लोगों ने, और बहुत सारी औषधियों के होने के हमें प्रमाण जो है
प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से एक बालक का हमें शव मिला है जिसके सर के ऊपर कुछ छेद हैं, उनमें से कुछ छेद भरे हुए हैं। तो जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनका ये मानना है भी इस जो बालक है इसके सर की शल्य चिकित्सा हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्तमान टाइम में भी हमारे जो सर्जन हैं उनमें सबसे जो ऊपर मानते हैं हम न्यूरो सर्जन, जो दिमाग की सर्जरी करते हैं, बहुत पेचीदा काम होता है। तो उस टाइम खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अगर हमें साक्ष्य मिलते हैं तो ये निश्चित रूप से अपने आप में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है भी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे चिकित्सा विज्ञान के अंदर उन्होंने काफी तरक्की की थी। इसके अलावा विज्ञान के अंदर चिकित्सा के बाद हम बात करें धातु विज्ञान के बारे में भी काफी उनको नॉलेज था। हमें वहां से सोने, चांदी, तांबा आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो तांबे को गला के अलग अलग उनकी वस्तुएं इन्होंने बनाई हैं। बहुत सारे औजार हमें तांबे के मिलते हैं। कंसे की भी जानकारी थी, कंसकालीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता, तो तांबे के अंदर टीन जस्ता वगैरह मिला के वो कंसा बनाने में सक्षम थे। तो जो रासायनिक क्रियाक्रम होता है धातु शोधन का, इसके बारे में भी उनको पर्याप्त जानकारी थी। तो ये भी सिंधुकालीन जो विज्ञान के ऊपर प्रकाश डालता है। इसके अलावा जो तिथि ज्ञान के बारे में या मौसम के बारे में ज़्यादा क्या क्या कहाँ तक वो पहुँचे थे, तो उनकी लिपि को चूंकि हम नहीं पढ़ पाए हैं तो ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमें पता चलता है भी उन्नत कृषि क्रम था वहाँ पे, सिंधु सभ्यता के लोग जो खेतीबाड़ी थी उनकी वो बहुत उन्नत थी। इतनी उन्नत अगर उनकी खेतीबाड़ी है तो निश्चित रूप से जो मौसम विज्ञान है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारियाँ जुटाई होंगी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग हैं कपास का, चूंकि दुनिया में सबसे पहले उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया, तो उससे कपड़ा बनाने की जो टेक्निक है वहाँ तक वो पहुँचे। तो इस प्रकार अलग अलग विज्ञानों के अंदर बहुत ज़्यादा विकास के। इसके अलावा हम बात करें तो जलयान, तो मजबूत जलयान सिंधु सभ्यता के लोग बना पाए। और निश्चित रूप से हमें इस बात के बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं भी सिंधु सभ्यता के लोगों का मिस्र की सभ्यता से, समकालीन मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया की सभ्यता से जो उनके मजबूत रिश्ते थे। हमें अभिलेख मिले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के, वहाँ सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए मेलूहा शब्द इस्तेमाल किया गया है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। तो इससे स्पष्ट है भी उनके साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते थे और वहां तक पहुंचने के लिए एक अच्छे जो है मजबूत जहाज सिंधु सभ्यता के लोग बना पाए, जिनके साथ उन्होंने उनका जो व्यापार है इन देशों के साथ वो बड़ी आसानी से चल पाया। तो ये भी जो है उनका जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाने वाली बात है। भी उस समय में, इतने प्राचीन समय में नौका शास्त्र के बारे में उनको पर्याप्त जानकारी थी, मौसम के बारे में जानकारी थी, दिशा ज्ञान का अगर उनको नॉलेज था तो ही वो निश्चित रूप से इतने विशाल समुद्र से होते हुए दूर दराज तक, अफ्रीका महाद्वीप तक वो लोग जो हैं पहुंच पाए हुए सिंधु सभ्यता के लोग। तो ये सिंधु सभ्यता में हमने बात की है कला, उनकी लिपि और विज्ञान के बारे में। लिपि के बारे में बिल्कुल छोटी बातें, छोटी सी बात हमने की है भी, मोहरों के ऊपर हमें लिपि मिली है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, भावचित्रात्मक लिपि है। विज्ञान के बारे में बहुत सारी डिटेल से बातें की हैं हमने। कला के बारे में जो है हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल से बातें की हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक उपलब्धियां। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।